12 जनवरी 1993 रात लगभग 11:45 मुंबई। अरब सागर की नम हवा शहर की गलियों में भारी तनाव घोल रही थी। उस समय मुंबई केवल एक महानगर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शहर बन चुका था जहां अंधेरे में छिपी ताकतें धीरे धीरे कानून की दीवारों को चुनौती दे रही थीं। इसी शहर की तंग गलियों, पुराने डॉकयार्ड और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म रत्नागिरी जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक सिपाही थे। बचपन में वह भी उन्हीं गलियों में बड़ा हुआ जहां आम बच्चे सपने देखते थे, लेकिन हालात और शहर की कठोर सच्चाई ने उसके भीतर एक अलग रास्ता तैयार किया। मुंबई के डोंगरी इलाके की संकरी गलियों में अपराध, वर्चस्व और डर की एक अनकही दुनिया मौजूद थी, जहां कमजोर लोग दब जाते थे और ताकतवर लोग अपना साम्राज्य खड़ा करते थे। 70 और 80 के दशक में मुंबई तेजी से बदल रही थी। बंदरगाहों पर तस्करी का जाल फैल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री की चमक के पीछे अंडरवर्ल्ड की परछाइयां गहरी हो रही थी। इसी दौर में दाऊद ने छोटे स्तर पर अपने कदम बढ़ाए। शुरुआत में वो केवल एक स्थानीय गैंग का हिस्सा था, लेकिन उसकी सोच बाकी अपराधियों से अलग थी। वो सिर्फ सड़क का गुंडा नहीं बनना चाहता था, वो पूरे शहर की शक्ति संरचना को नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसका नेटवर्क मुंबई के बाहर तक फैलने लगा। सोने की तस्करी, हवाला कारोबार और अवैध वसूली के जरिए उसने अपने प्रभाव को मजबूत करना शुरू किया। शहर में कई छोटे बड़े गैंग उसके संपर्क में आने लगे, और जो नहीं आते थे वे या तो खत्म हो जाते थे या कमजोर पड़ जाते थे। उस समय मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कैसे इतने बड़े नेटवर्क का केंद्र बनता जा रहा है। साल 1993 का मुंबई बम धमाका इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए धमाकों ने सैकड़ों जिंदगियों को हिला दिया और पूरे देश को झकझोर दिया। जांच के दौरान जो नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम। इस घटना के बाद उसका नाम केवल अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिक सूची में शामिल हो गया। इसके बाद दाऊद का नेटवर्क भारत से बाहर निकलकर दुबई और फिर कराची की ओर फैल गया। माना जाता है कि उसने कई देशों में अपने सुरक्षित ठिकाने बनाए और वहीं से अपना संचालन जारी रखा। भारतीय खुफिया एजेंसियां, जिनमें विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले अधिकारी शामिल थे, लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे दिखाई देता था। समय के साथ उसका साम्राज्य केवल अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें राजनीतिक और आर्थिक परतें भी जुड़ती गईं। हवाला लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर और छाया अर्थव्यवस्था के कई नेटवर्क उसके नाम से जोड़े जाने लगे। मुंबई की गलियों से निकला यह व्यक्ति अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन उसकी वास्तविक मौजूदगी हमेशा रहस्य के पर्दे में छिपी रही। इसी बीच भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े ऑपरेशन शुरू किए, जिनका उद्देश्य उसके नेटवर्क को तोड़ना था। कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, कई मुठभेड़ों में खत्म हुए, लेकिन दाऊद तक पहुंचना हमेशा अधूरा ही रह गया। ये स्थिति उसे और अधिक रहस्यमयी और खतरनाक बनाती गई। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां एक व्यक्ति केवल अपराधी नहीं, बल्कि एक छाया बन चुका था, जो सीमाओं के पार भी दिखाई देता था, लेकिन पकड़ में नहीं आता था। उसकी दुनिया में भरोसा केवल शक्ति पर था और शक्ति केवल नियंत्रण पर। दाऊद इब्राहिम का नाम जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता गया, वैसे वैसे उसकी दुनिया और अधिक जटिल और रहस्यमयी होती चली गई। मुंबई की गलियों से शुरू हुआ उसका सफर अब ऐसे शहरों तक पहुंच चुका था
जहां आम तौर पर अपराध की परछाई भी सीधे दिखाई नहीं देती। दुबई के चमकदार टावरों के पीछे और कराची की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच उसका नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत होता गया, लेकिन वो खुद हमेशा छिपा रहा। भारतीय एजेंसियों के लिए यह दौर सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कई रिपोर्ट्स और खुफिया सूचनाओं में यह संकेत मिलता रहा कि दाऊद केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित संरचना बन चुका है जिसमें कई परतें शामिल हैं। हवाला, तस्करी, फर्जी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जाल में उसकी भूमिका लगातार सामने आती रही, लेकिन उसकी सीधी मौजूदगी को साबित करना हमेशा कठिन रहा।